बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फर्स्ट क्लास ऑफ ऑडिट कैफे ऑडिट एंड एश्योरेंस। चलो ये इतना तो पता है। अच्छा भाई, वैसे ये बात बताओ बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, क्या सुना है ऑडिट के बारे में एक एक करके? कुछ भी नहीं? क्या सुना है ये बताओ। हाँ, डरावना ख्वाब, हिसाब किताब, जांच पड़ताल। चलो ये एक बात हो गई। क्या सुना है जानी ऑडिट के बारे में? ऑडिट एज अ सब्जेक्ट, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑडिट एज अ सब्जेक्ट के बारे में आपने क्या क्या बातें सुनी है, तो एक एक करके इनपुट चाहिए मुझे, बिल्कुल बेसिक बेसिक सा। एज अ सब्जेक्ट देखिए, एक यहाँ पे एक आंसर आया है, मुश्किल है थ्योरी है बहुत। क्या बोला? मुश्किल है थ्योरी है बहुत। तो पहले तो इस चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दें, ये थ्योरी नहीं है, ये प्योर प्रैक्टिकल पेपर है। देखो, रीजन ऑफ फेलियर इन ऑडिट, क्यों इसकी दहशत है जरा मैं इसको समझाता हूँ, और क्यों रुझान इस प्रैक्टिकलिटी की तरफ आया है मेरे पास। इस वजह से क्योंकि इसको पढ़ाना भी प्रैक्टिकल चाहिए, समझाना भी प्रैक्टिकल चाहिए। जिस बच्चे ने ये सोचा, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए हुए थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि सर ये एक मिथ है कि ये फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकलता। तो भाई कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स भी हैं, बच्चे पास होते हैं। वो बच्चा पास होता है जो उसको सीरियसली लेता है और ये समझ के चलता है कि भाई ये एक थ्योरेटिकल पेपर नहीं है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल एक बात करता हूँ, आप अगर अकाउंटिंग की बात करें बेसिक, तो आप अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खोलेंगे तो उसमें एक तरीका कार बताया हुआ है कि भाई आपने डेप्रिसिएशन निकालना है तो कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड कराना है। सही है? क्यों? उसकी अंग्रेजी लिखते हो या अप्लाई करते हो? अप्लाई करते हैं। बेसिक बेसिक बात है। हमने FAR 1 में बेसिकली ये सीखा है कि जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट देती है फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, आप तब तक एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करते जब तक वो काम नहीं हो जाता, कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। वो अंग्रेजी लिखी हुई है, क्या वो अंग्रेजी रिप्रोड्यूस करते हो या अप्लाई करते हो? तो जैसे अकाउंटिंग एक एप्लीकेशन है, वैसे भी इस चीज को अपने भेजे में फिक्स करोगे, ये भी एक एप्लीकेशन है। समझाने के लिए पहले दिन क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे मैं फिर बता रहा हूं, यहां पे रुझान ऑडिट का ज्यादा इसलिए भी है मेरे पास, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप प्रैक्टिकलिटी के से लेके चलोगे तो ये पेपर आसान हो जाएगा। वो आपको एक सिनेरियो देगा, वो आपको बोलेगा ये सिनेरियो बताओ, इस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते हैं। अकाउंटिंग में वो नंबर के हिसाब से सॉल्व करते हो, यहां पे वो लिख के बताओगे, पर लिख के वो नहीं बताओगे जो बुक में लिखा हुआ है, लिख के वो बताओगे जो सिनेरियो पे अप्लाई होता है। पहले बताओ, दोनों में फर्क समझ आता है? तो देखो, अकाउंटिंग में भी एप्लीकेशन है जिसमें आप डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग एंट्रीज को पार्क कर रहे होते हैं। यहां पे एप्लीकेशन नंबर्स की नहीं होगी, कॉन्सेप्ट की होगी कि इस सिचुएशन में तुम होते तो क्या करते। तुम्हें देख के क्या ये फ्रॉड नजर आता है या नहीं आता? इस सिचुएशन में होगे तो तुम इंक्वायरी क्या करोगे, कैसे इस चीज को वेरीफाई करोगे कि सही है या गलत है। अब आप ऑडिट की बुक खोलें अपनी स्टडी डेस्क कभी भी, उसमें लिखा हुआ है वी विल इंक्वायर। पेपर में ये नहीं आता, पेपर में बोलता है बताओ इंक्वायरीज क्या करोगे। बच्चा क्या याद करके गया? वी विल इंक्वायर। वो क्या पूछ रहा है? क्या इंक्वायरीज करोगे, क्या सवालात पूछोगे। तो वो सवालात तुम्हारे भेजे में फिक्स होने चाहिए, और वो कब होंगे? जब तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। अब सवाल ये उठता है यहां से, बेसिक बेसिक बात, क्योंकि बहुत ही अहम चीज है आज की क्लास में। बेसिक बात यह है कि तुम्हें ये चीज लिखना तब आएगी जब तुम प्रैक्टिकल सिनेरियोज को समझोगे, तुमने कभी ऑडिट किया हुआ हो। अनफॉर्चुनेटली तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने फर्म का एक्सपोजर लिया हुआ हो। इसका हल मैंने ये किया, इसका एक टोटलिटी में जो हल है मैंने वो ये किया कि जिंदगी भर के 9 सालों के जितना भी मेरा एक्सपोजर है ऑडिट का, वो बुक में डाल दिया। यानी मैं आपको थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट बाद में कराऊंगा इस ही ऑडिट एंड एश्योरेंस का। पहले हम सिनेरियो बेस्ड तैयारी करेंगे जो पेपर में आता है, फिर मैं खोलूंगा बुक, आपकी स्टडी डेस्क एज वेल और मेरी बुक भी, वो दोनों का मिक्सचर है। हम देखेंगे, आपको रीड कराऊंगा, कोई भी बच्चा रीड करेगा, वो खुद बोलेगा सर देखें ये एग्जांपल आपने यहां दी थी तो ये समझ आ रहा है कि यहां पे ये अप्लाई करना है। तो अगेन, सबसे पहली बात आप ये बताएं कि हमें क्या सोचना है कि ये थ्योरेटिकल पेपर है या प्रैक्टिकल। और मैं एक बात बता दूं, कैफ के सारे सब्जेक्ट को एक साइड में रखो और इसको एक साइड में रखो, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑडिट है। तो इसलिए पहले दिन क्लियर कर रहा हूं। कोई बोले ना तुम्हें कि यार रट्टा लगा लेते हैं, देखो अगर आपने रट्टा लगाया, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है बेसिक एग्जांपल से, बुक क्या कहती है? इंक्वायर करेंगे। सवाल क्या आता है?
क्या इंक्वायरीज होंगी, क्या पूछोगे, तो वो सवालात हैं कि आपने इस सिचुएशन में ये पूछने हैं। वो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए। बात समझ आती है? तो हमें फोकस किस पे करना है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे या प्रैक्टिकल पे? हर एक सिनेरियो, मैंने बैंकिंग का ऑडिट किया होगा, लोकल ऑडिट किए होंगे, इंटरनेशनल ऑडिट किए होंगे, फार्मा का, बैंक्स का, टेलीकम्युनिकेशन, पीडीसीएल, यूफोन, ये सब जगहों पे जो जो सिनेरियोज मैंने देखे हैं सब बुक के अंदर हैं। पर अगेन उसके लिए आपको पूरी गाइडेंस चाहिए कि ऑडिट शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ होता है, किस सिचुएशन में क्या। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जामिनर आपसे कह रहा है ये हो चुका है, अब बताओ रिपोर्ट कैसी दोगे, तो जैसी बात है फिर वो सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट कैसी लिखनी है, क्या करना है। ये सारे प्रैक्टिकल एंगल्स हैं जिसमें थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑडिट के नोट्स के लिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो आपने करना ही है, आपने रजिस्टर बनाना है सिर्फ लिखने के लिए। लिखने के लिए मतलब ड्राफ्टिंग के लिए। यानी मैं आपको सवालात दूंगा, हम क्लास में पूरे सेशन के अंदर कोई 350-400 सवालात करेंगे। और जो बच्चों का एक सवाल होता है सर बेंचमार्क क्वेश्चंस, मैंने पिछले हिस्टोरिकली बैचेस के अंदर पास पेपर के कोई 10 गुना ऊपर के सवालात करा चुका हूं, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। वो 100 सवाल बुक में हैं आखिर में, वो तुम कब करोगे? आखिरी महीने में। अच्छा, फिर मेरी एक रिजीम ये रही है प्रीवियस बैचेस के अंदर कि मैं आखिरी महीने में 28 डेज प्रैक्टिस कराता हूँ, तो वो 28 प्रैक्टिस सेशन और आ जाएंगे जो पिछले 100 से ऊपर होंगे, तो कितने हो गए? 128। तो वो प्रैक्टिस इंशाल्लाह आपको इस एबिलिटी पे ले आएगी कि आपका पेपर आसानी से निकल जाए। सही है जी, तो वो वाला मसला भी हल है। तो अगेन जब मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा, जब तक आप बुक परचेज करें, तो आपने नोटिंग कहाँ पे करनी है बुक में। ऐसे 10,000 बार होगा, आज क्लियर कर रहा हूँ, ऐसे 10,000 बार होगा कि मैं आऊँगा, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आप बोलेंगे सर ये बुक में तो है ही नहीं, क्योंकि वो एग्जाम्पल होगी जो आज सुबह को, कल रात को, परसों शाम में कभी मैंने क्लाइंट से डिस्कस की होगी, वो तुम्हें बता दी। बात समझ आ रही है? तो क्या तुम्हें अलग से लिखनी है, बुक के ऊपर ही लिखनी है? बुक एक गाइड है, बुक ही रिवाइज करके जाओगे पेपर में। और प्रैक्टिस कहाँ करनी है? जर्नल में। यानी आपने जर्नल बेशक बाय करना है, वो किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। और रही बात, किसी बच्चे ने अगर शर्म हया का मुजाहरा किया कि मैं सुनाऊंगा नहीं, वो गया पेपर में, बता रहा हूं। आप फेसबुक जाके देखें, मेरा पेज जाके देखें, उसमें बच्चों की ड्राफ्टिंग आ रही होती है लाइन से। 100 बच्चा, 200 बच्चा ड्राफ्टिंग लिख के बेचता है। उससे होता ही है कि आप अपने आप को चेक करा लेते हैं। देखिए, पास करने की 2 स्ट्रेटजीज हैं। एक, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। आप जितने भी चीजें हो कॉन्सेप्ट्स में, आपको अच्छे तरीन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपको लिखना नहीं आता, आपका पेपर फेल है। क्योंकि वहां पे क्या आपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना भी आना चाहिए। यानी जो भी आप लिख रहे हो उसका मतलब वही है, तो ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। अपनी खुदा के वास्ते ऑडिट के पेपर में होशियारी नहीं करना। मैं हमेशा एक बच्चे की एग्जांपल देता हूं। हमारा एक बच्चा था, नाम नहीं लूंगा वरना वो ऑब्वियसली एक्सपोज होगा, कभी फॉर्म में मिलोगे उससे। फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चा था, उसका ऑडिट निकला है 5वीं अटेम्प्ट में। उसकी गलती क्या थी? वो कॉन्सेप्ट्स लेता जाता था, समझता था, लिखता नहीं था। 5वीं अटेम्प्ट में उसने क्या इंप्रूव किया? लिखा और लिख के चेक भी करवाया। तो जब लिख के चेक करवाया तो उसका पेपर पास हो गया। तो उसका मतलब यह है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लिखने में गलती क्या कर रहा है। तो यहां पे कोई शर्म की बात नहीं है। आप बिल्कुल हैंड रेज करेंगे, मैं बोलूंगा अच्छा हैंड रेज नहीं करेंगे तो मैं खुद मजबूर करूंगा, भाई बता इसका आंसर क्या है, तो वो खुद ही सही हो जाएगा। पर अगेन ये वाली जो अटेंडेंस है ना, अकाउंटिंग में तो चलो बच्चा गायब होता है, अपने हिसाब से घर से लेता है, ऑडिट में ये आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसमें मुझे कुछ कहना भी नहीं है, वो खुद ही आपको समझ आ जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने आज की क्लास की। जो जो मेन चीज़ें मैंने आपको ये बता दी है, हाँ बिल्कुल फिजिकल और लाइव ही रहेगा। मैंने पिछली बार भी ऑडिट में यही किया है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमने ये पहले बातें की आपसे कि भाई ऑडिट में क्या क्या मिथ्स हैं। आपने कहा भाई पहली अटेम्प्ट में नहीं निकलता, थ्योरेटिकल पेपर है, वो सारी चीज़ें मैंने एड्रेस की हैं। अब मैं ऑनलाइन वाले बच्चों आपसे एक बात पूछता हूँ, ऑडिट वैसे है क्या? क्या आता है दिमाग में ऑडिट का सोच के? हाँ जी, एनालाइज करना। आप बोले हिसाब किताब को चेक करना। क्या बोलेंगे? हिसाब किताब को चेक करना। बिल्कुल लेमैन जबान में बात करेंगे, हिसाब किताब को चेक करना कि भाई हिसाब किताब को चेक कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैंने अभी बोला क्या, टू बी वेरी क्लियर, ऑडिट है क्या? नहीं प्रैक्टिकल तो है, मैं बोल रहा हूं ऑडिट है क्या? हिसाब किताब को चेक करना। प्लीज देखो अलग अलग बड़े। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, सिर्फ ऑडिट की दुनिया में एंटर कराऊंगा कि होता क्या है ऑडिट, करवाया क्यों जाता है ऑडिट, ताकि सारे जार्गन्स आपके दिमाग में फिक्स हो जाएं। वापस मैंने आपसे पूछा पहला सवाल, ऑडिट है क्या? आपने बोला हिसाब किताब को चेक करना, ये ऑडिट है।
हिसाब किताब को चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना, ये क्या कहलाता है? ऑडिट। फिर मैंने कहा कि ऑडिट होता क्यों है, दोनों में फर्क है। वापस से, पहले क्या पूछा, ऑडिट है क्या, अब क्या बोल रहा हूं, होता क्यों है। अच्छा, जब मैं आपको ये कहता हूं, देखो यहां पे कह रहे हैं अश्योरेंस वगैरह, बहुत मुश्किल बातें कर रहे हैं ये लोग, बहुत मुश्किल बातें, बहुत मुश्किल बात है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको ऑडिट ऐसे कराऊंगा जैसे यू विल फील लाइक आप बिग फोर में बैठे हुए हो, बात ही खत्म हो गई। बोलता हूं 1000 एग्जांपल्स बुक में, आप मेरे हिसाब से चलेंगे अंग्रेजी तब जब मैं बोलूंगा। अश्योरेंस क्या होता है भाई, सुने वापस से, ये इसने मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इसलिए चलो खुद बता रही है। आगे, स्क्रीन बहुत लैग हो रही है, जानी स्क्रीन तो हिला ही नहीं रहा, मैं लैग कहां से होगी, समझ तो ये नहीं आ रही। चलें चलें प्लीज, वापस से। हमने पहले ये बात की ऑडिट किया, आपने बोला हिसाब किताब को, कोई आपसे चलते हुए ऐसे ही पूछ ले, कोई आपसे चलते फिरते ऐसे ही पूछ ले कि आप जरा प्लीज ये बताएं ऑडिट होता क्यों है, व्हाई ऑडिट इज कंडक्टेड। तो इस चीज को साइड में रख के पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। भाई यहां पे आप फीस जमा कराते हैं, मेरा उस फीस में एक हिस्सा है, अच्छा अब वो हिस्सा मुझे सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ऑडिट की फीस जो आई है वो सही आई है या नहीं आई है, ये बात का विश्वास मुझे कब होगा, जब वो चेक हो जाएगा, जब वो चेक हो जाएगा। सही है जी, वापस से मैं कह रहा हूं जब वो चेक हो जाएगा तब मुझे इस बात का एतमाद हो जाएगा कि वो अमाउंट बिल्कुल सही है। तो इससे पता है होगा क्या, मेरा कॉन्फिडेंस एनहांस होगा, मेरा कॉन्फिडेंस। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हाई ऑडिट इज कंडक्टेड, यहां पे लिखा हुआ है टू एनहांस दी कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। इस केस में मेरी एग्जांपल के अंदर यूजर कौन है, मैं हूं यूजर, पैसे किसके हैं, मेरे, तो मैं यूजर हूं, मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस है। अगर एक अमाउंट मुझे मिल रही है, प्लीज सुनना, अगर एक अमाउंट मुझे मिल रही है तो मैं यही तो कह रहा हूं आप लोगों के, वो अमाउंट जो मुझे मिल रही है सही मिल रही है नहीं मिल रही है, इस बात पे मुझे अभी कॉन्फिडेंस, पर वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब वो चेक हो जाएगा। तो सिंपली आपसे कोई एक बात पूछे, प्लीज मुझे बताइएगा, सिंपली आपसे अगर कोई एक बात पूछे व्हाई ऑडिट इज कंडक्टेड, आप बोलेंगे टू एनहांस दी कॉन्फिडेंस। किस चीज के ऊपर आएगा, उस अमाउंट पे कॉन्फिडेंस किस चीज पे आएगा। अब वापस से एक साइकिल को रिवाइज करते हैं, मैंने आपसे पूछा ऑडिट है क्या, आपने बोला हिसाब किताब को। अब इसके साथ एक बात जोड़ो, हिसाब किताब चेक क्यों होता है, ताकि कॉन्फिडेंस इनहांस हो जाए। बस ये कि भाई मुझे सही, ये फिगर सही है, मुझे इस बात पे एतमाद है कि ये जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो बिल्कुल सही मिल रहे हैं। भाई मेरा रिस्क क्या है यहाँ पे, एक बात तुम लोग बताओ मुझे, प्लीज सुनना, मेरा रिस्क ये है ना कि वो जो अमाउंट मुझे मिल रही है वो सही ना हो। वापस से आप खुद सोचें भाई, अगर आप एज ए बिजनेसमैन सोचें, आपका पैसा लगा हुआ है, तो आपका रिस्क ये है ना कि वो अमाउंट जो है जो मुझे मिल रही है वो सही है या नहीं है। भाई हो सकता है ऑडिट की फीस एमएफए में, एमएफए की फी एफएआर2 में, एफएआर2 की एफएआर1 में चली गई हो, तो इस चीज को केडर करने के लिए क्या करवाया जाता है, ऑडिट। अगेन वापस से घूम के नहीं लाऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए कि ऑडिट होता इसलिए है ताकि यूजर का कॉन्फिडेंस एनहांस हो, उस बात पे एतमाद हो जाए कि ये जो फिगर है वो बिल्कुल सही है। पहले बताओ दोनों बातों में फर्क समझ आता है, ऑडिट है क्या और ऑडिट होता क्यों है। आज के बाद आपसे पूछा जाए ऑडिट क्यों होता है, आप बोलेंगे टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। इस केस में यूजर कौन है, मैं था। आगे सुने प्लीज, फोकस करें, ऑनलाइन वालों पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है जल्दी से, फिर आगे जरा प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करते हैं, इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसको जल्दी से सारे बच्चे चलें। ओके आ जाओ जी, अब हम बनाते हैं एक प्यारी सी एग्जांपल समझाने के लिए। अभी भी हम इसी चीज के ऊपर हैं कि ऑडिट होता क्यों है, क्या है बता दिया, ऑडिट होता क्यों है। आगे जी चलें, मैंने कहा ये कंपनी है, ये जा रही है बैंक के पास और बैंक को ये कहती है मुझे चाहिए लोन, मुझे क्या चाहिए, लोन। प्लीज खुदा के वास्ते इस एग्जांपल को सुनना फोकस के साथ, अब मैं पूरी प्रैक्टिकलिटीज को लिंक करूंगा। ये कंपनी गई है उड़ के किसके पास, बैंक के पास। इसको रिक्वायर्ड क्या भाईजान, लोन रिक्वायर्ड है। चलें जी, कंपनी ये कह रही है आपको लोन रिक्वायर्ड है, बिल्कुल वेरी गुड, गिरवी क्या रखवाओगे। उसने बोला अपने एसेट्स,
उसने क्या बोला? एसेट्स। अच्छा अभी बात समझिएगा, बात क्या चल रही है। कंपनी बैंक के पास गई है, बैंक कह रहा है कि भाई गिरवी क्या रखवाओगे? कंपनी ने कहा अपने एसेट्स रखवाएंगे गिरवी, कोई मसले वाली बात नहीं है। बैंक ये बोल रहा है कि आपके एसेट्स में है क्या क्या। उसने बोला अभी आपको बताते हैं। उसने बोला कि भाई 20 बिलियन के ट्रेड रिसीवेबल हैं। अच्छा भाई, उसने कहा 20 बिलियन के ट्रेड रिसीवेबल हैं, ओके। तो उसने बोला आप क्या करेंगे? उसने बोला यहां से पैसे आएंगे आपको दूंगा, यहां से पैसे आएंगे। आप कौन? बैंक। उसने बोला अच्छा यार इतने पैसे तो इसके आने बाकी हैं, तो क्या ये इसका एसेट नहीं है? अच्छा एक एक करके सुनना है, एक एक करके सुनना है आगे। उसने बोला कि भाई हमारे पास 3 बिलियन की इन्वेंट्री मौजूद है। बैंक बोला कहां मौजूद है? उसने बोला भाई वेयर हाउस में पड़ी हुई है। उसने बोला चलो मान लिया। अच्छा उसने कहा भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी मौजूद है। हमने कहा कितने की? उसने बोला 5 बिलियन की। अच्छा बैंक पूछा क्या ये इसकी फेयर वैल्यू? उसने बोला बिल्कुल फेयर वैल्यू है। अच्छा भाई अब बात समझें, क्या बैंक इतना बेवकूफ है कि इसकी बैलेंस शीट को देख के उसको लोन दे देगा, या उसको बोलेगा जाओ ऑडिट करा के लाओ? पहले बताओ फर्क समझ आया? अच्छा अब अगर तुम लोगों ने बता दिया ना, मैं बोलूंगा यार गेम ही ऑन कर दी तुम लोगों ने, ये बैंक इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? अनऑडिटेड। अब जार्गन्स पे आएंगे। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि अनऑडिटेड है, वेरीफाइड नहीं है। अच्छा अब एक और मजे की बात बताओ, तुम लोग फिर लॉजिकल सोच के बताना। इस कंपनी ने क्या किया? इसने बोला हमारा एक एम्प्लॉई है जो कि एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारा एक एम्प्लॉई है, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमने उससे वेरीफाई करके दे दिया और वो अम्मी की कसम खा रहा है कि ये सही है। अम्मी की कसम खा रहा है। हम क्या करें भाई? पता नहीं कौन सी अम्मी की कसम खा रहा है। सुनो अब बात समझो। कहने का मतलब यह है कि क्या वो बंदा इंडिपेंडेंट है, या ऑडिट के लिए इंडिपेंडेंट बंदा होना लाजमी है? इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है ऑडिट फर्म्स का, जहां पे हम काम करते हैं। ऑडिट फर्म को लगाया इसलिए जाता है क्योंकि वो कंपनी से अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसका कोई अपना पर्सनल मफाद नहीं होता। उसको फिर क्या मिलता है? ऐसा सवाब, पैसे, ऑडिट के पैसे मिलते हैं कि भाई ये आपकी फीस है, इसमें ऑडिट करो और जाओ। क्या उसका कोई पर्सनल स्टेक है? नहीं, वो सिंपल ऑडिट करके देगा। चलिए पहले बताइए, एक फिनोमिना समझ आया? आज के बाद मैं आपसे पूछूं, पहले एक एक करके बताओ, ये बैंक इसके एफएस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? पहले बोलोगे कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा अगर इसका इंटरनल बंदा कोई लिख के दे, कसम खा के कहे कि मैंने वेरीफाई किया हुआ, क्या वो एतमाद करेगा? नहीं। ऑडिट करवाना है पर किससे? इंडिपेंडेंट पर्सन से। तो हम एक बात अपने भेजे में फिक्स क्यों नहीं कर लेते कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑडिटर शुड बी। और मैं आपको खुद भी कह रहा हूं कि आज आपने लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनना है, पार्टिसिपेट करना है, बुक में सब है, उसी के ऊपर लिख लेंगे। अभी सिर्फ ऑडिट की दुनिया में एंटर हो जाते हैं। चलें, यानी आपने एक बात सीखी, ऑडिट होता है कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए, और कॉन्फिडेंस कब एनहांस होगा? जब ऑडिट करेगा वो भी कौन सा बंदा? इंडिपेंडेंट बंदा। चलें जी, अब थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैंने कहा कि यार अगर मैं सबसे पहले इन्वेंट्री की बात करूं तो मैं आपको बताता हूं। अच्छा पहले बताओ, इस पूरी एग्जांपल में मेरी जो मैं ये इतनी बकवास कर रहा हूं, उसमें यूजर कौन है? बैंक। अब यूजर कौन है? पहले मैं था। जिसकी रिक्वायरमेंट है वो यूजर है, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो यूजर है। तो क्या यूजर को आप कहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो? नहीं, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो यूजर है। आगे सुनो, अब एक एक करके सोचते हैं ऑडिट के पैरामीटर्स है। इस बैंक का रिस्क पता है क्या है? सुनना, इस बैंक का रिस्क ये है कि हो सकता है कि ये इन्वेंट्री एक्सपायर तो बाद में होगी जब मौजूद होगी। नहीं, बात नहीं समझे आप लोग। भाई एक्सपायर कब होगी? मौजूद होगी। तो कहने का मकसद ये है कि बैंक का पहला रिस्क ये है कि भाई मैं इसको लोन दे दूं देख के कि भाई सही है, इसकी तो इन्वेंट्री पड़ी, नहीं देगा तो इन्वेंट्री बेच के पैसे रिकवर कर लेंगे, जबकि असल में वो मौजूद ना हो। तो बैंक का पहला रिस्क क्या है? अच्छा अब एक कहानी सुनने। अब मैं तो आपको जार्गन सिखा रहा हूं ना, ऑडिट की दुनिया में एंटर कर रहा हूं, सुनिएगा। होता क्या है, ऑडिट की बुक में आपकी लिखा हुआ है, जो मैंने अपनी बुक में भी उसको बड़ा अच्छे से स्ट्रेटेजिकली लिखा हुआ है,
वो बुक आपको कहती है कि जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल्स बनाती है, मैनेजमेंट तो वो कुछ दावे कर रही होती है। दावे को अंग्रेजी में कहते हैं अजर्ट करना। दावे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वापस से तुम्हारे लेवल पे आके, जब भी कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो वो एक दावा करती है। दावे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अजर्ट करना। इसको हम कहते हैं अजर्शन। आपको नहीं लगता कि अगर मैनेजमेंट ने ये अकाउंट जमा कराए उसके पास, तो मैनेजमेंट का ये दावा है ये इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, हाँ या नहीं? अच्छा, दूसरी चीज दावों में एक और दावा, ये देखें, इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है और मेरा इसके ऊपर राइट भी है। राइट टू यूज नहीं, राइट टू सेल। चले आप बात सुने, राइट क्यों है? क्योंकि हो सकता है ये किसी और की इन्वेंट्री हो, आपकी। तो क्या इन्वेंट्री का किसी जगह पे मौजूद होना काफी है या वो आपकी होना भी लाजमी है? तो आपकी होना की लाजमी है। अच्छा, अब उसको थोड़ा अकाउंटिंग से लिंक करता हूं। आपकी होना इसलिए लाजमी है क्योंकि कंट्रोल आपका होना चाहिए। एक एसेट की डेफिनेशन क्या? रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द। आपका कंट्रोल कब आएगा? जब आपका राइट होगा, जब आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे होंगे। तो भाईजान ये सब वेरीफाई कौन करेगा? ऑडिटर। ये सब वेरीफाई कौन करेगा? अच्छा, पे मुझे बताओ, क्या मैंने, प्लीज सुनिएगा, फोकस के साथ सोच के बताइएगा, क्या मैंने आपको ऑडिट करना सिखाया? नहीं। मैं तो अभी आपको बता रहा हूं कि पंचायत क्या है, ऑडिट होता क्यों है, बैंक को, यूजर को क्या मसले हैं कि वो क्यों ऑडिट करवाना चाह रहा है। पहले वो क्या देखना चाह रहा है कि इन्वेंट्री मौजूद है भी, चलो अगर मौजूद है तो काफी है, या वो हमारी भी होनी चाहिए, वो हमारी भी होनी चाहिए। चलो एक और बात, अब जो तुम लोगों ने पहले कही थी, भाई इन्वेंट्री मौजूद भी है, हमारी भी है, क्या उसकी वैल्यूएशन सही है या नहीं है? लेट से आपको पता है कि इन्वेंट्री कैरी होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर। तो मुझे अब एक बात समझाओ कि यहां पे ये कह रहा है कि भाई 3 बिलियन की इन्वेंट्री है, जबकि हमने फिजिकली जाके देखा तो इसकी हालत इतनी खराब थी कि ये स्क्रैप में बिकती। तो क्या ये मौजूद नहीं है? दूसरी चीज, क्या ये हमारी नहीं है? पर क्या ये सही वैल्यू पे? तो मुझे आप एक और बात बताएं ना कि इसकी वैल्यूएशन को भी चेक करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? ऑडिटर की। तो पहले मुझे बताओ, क्या आपको यूजर के कंसर्न समझ आए कि वो क्यों ऑडिट करवाना चाह रहा है? अच्छा, बीइंग एन ऑडिटर, अब मैं तुमसे पूछूंगा, सोच के बताना, बीइंग एन ऑडिटर, अच्छा वो क्या कह रहे हैं कि सर इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा क्यों दिखाई? भाई जल्दी बताएं, इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा क्यों दिखा रही है? आप कह रहे हैं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या कहते हैं? हम रिपोर्टिंग जानबूझ के फ्रॉड्यूलेंटली दिखा रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे लोन मिल जाए। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं, मैंने कहा ना कहानियां तो कहानियां होती हैं ऑडिट के अंदर। एक क्लाइंट था, एक XYZ कंपनी थी हमारी ऑडिटर, मतलब मैं नहीं कर रहा था डायरेक्टली ऑब्वियसली क्योंकि मेरे चरित्र पे दाग लग जाता है, मैंने हमेशा अच्छे ऑडिट किए हैं। सुनो, एक कंपनी थी, उसने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन लिया हुआ था। किसी ने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसको समझ भी आ जाएगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से क्या लिया हुआ था? चलो मैं खुल के बताता हूँ, पेट्रोलियम कंपनी थी, क्योंकि पब्लिक केस है मैं बता सकता हूँ। पेट्रोलियम कंपनी थी जिसने लोन लिया हुआ था किससे? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। जरा बात समझिएगा, हुआ क्या, इन्वेंट्री जब रिकॉर्ड होती है, ये बच्चा पहुंच गया है कॉल, बिल्कुल सही पूछा, क्या पब्लिकली ये बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सुनो, हुआ क्या, हुआ ये कि जब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लोन देने की बात की तो उसने कुछ गिरवी रखवाया होगा, ऐसा है या नहीं है? अच्छा, तो उसी गिरवी रखी गई चीज के अंदर इन्वेंट्री भी होगी। और आपको क्या लगता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इन्वेंट्री कम होती है? बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। किलो में होती है, लीटर में होती है? लीटर। चलो इतना चला चल रहा है, आगे सुनो। खैर सुनो, फोकस के साथ समझो मेरी बात को। हुआ क्या, हुआ ये कि जब ये बात का खुलासा हुआ कि कंपनी अब पेमेंट नहीं कर सकती, कंपनी अब पेमेंट नहीं कर सकती, सही है जी, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला कि भाई अब आप एक काम करें, हमारे एसेट जब्त कर लें। कंपनी ने क्या बोला? एसेट जब्त कर लें। अच्छा, उन्होंने टैंकर खोला, अंदर से हवा आ रही थी क्योंकि कुछ था ही नहीं। अच्छा, जब कुछ था ही नहीं तो इसका मतलब ये था कि वो इन्वेंट्री इन्फ्लेटेड थी, इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड थी, जानबूझ के ओवर स्टेटेड थी क्योंकि असल में वो चीज मौजूद नहीं थी। अच्छा, अब मैनेजमेंट ने किया क्या, एक बड़ी बेसिक एंट्री होती है
इन्वेंट्री डेबिट, ट्रेड पेएबल क्रेडिट। अच्छा, इन्वेंट्री डेबिट हो गई आपका एसेट, नीचे लायबिलिटी भी बढ़ गई, ऐसा है। अच्छा, अब वो इन्वेंट्री डेबिट करते 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 उसने यहां तक पहुंचा दी, उसने जाके लोन लिया, और वो भी बेवकूफ बैंक था जिसने वेरिफिकेशन के बगैर लोन दे दिया। अच्छा, उसने वेरिफिकेशन के बगैर क्यों लोन दिया? जब उससे इंक्वायरी हुई वो कहता है कि भाई हम तो वही इवायर नहीं किया था, भंगी हम नहीं थे इधर। खैर, तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं। अच्छा, बात समझिएगा, हुआ क्या, उससे पूछा गया तुमने, उसने बोला कि भाई क्योंकि हमारा पुराना कस्टमर था हमने इस पर विश्वास किया, तो विश्वास के साथ क्या हुआ, गार्ड हो गया। अच्छा खैर, एनीवेज, अब बात समझें। आपके जवाब ये था कि इट इज वेरी इजी टू इन्फ्लेट थिंग्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलो मुझे एक बात बताओ, चलो एक और चीज सिखाता हूं, अभी आगे मैंने बतानी भी थी, वो अभी लिंक कर दूंगा यहां से। अगर आपको सेल्स को ओवर स्ट्रेट करना है तो सेल्स को इंक्रीज करने से प्रॉफिट कम होगा, ज्यादा हो जाएगा? अच्छा, कितनी देर लगती है ये एंट्री बनाने में? रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल बढ़ता जा रहा है और सेल्स बढ़ती जा रही है। अच्छा, प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट जमा हुए जा रहा है रिटेन अर्निंग में। एक दिन पता लगेगा ये रिसीवेबल असल में थे ही नहीं, क्योंकि सामने कोई था ही नहीं। भाई ये तो सामने कोई कस्टमर है या फजूल की एंट्री बन रही है? तो ये फजूल की एंट्री को डिटेक्ट करेगा कौन? ऑडिटर। वो अभी सिखाता हूं, अभी आगे दुनिया ही इसकी। अभी तो मैं तुम्हें रिस्क सिखा रहा हूं कि मसले क्या क्या होते हैं। पहले बताओ, ये बात समझ आई कि वो कह रहे थे कि कोई बंदा अपनी इन्वेंट्री ज्यादा क्यों दिखाएगा? भाई जाहिर सी बात है, उसका मकसद है, उसका मकसद क्या है? लोन लेना। और उसको लोन कब मिलेगा? जब उसके एसेट्स, अच्छा वो कम एसेट्स लेके जाएगा लोन लेने के लिए तो उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? क्लैरिटी है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बात समझ आती है जल्दी से सब। यार ये लैग मेरे ख्याल से बाकी बच्चों का नहीं हो रहा, आपका इंटरनेट का मसला है। यानी यहाँ पे तो 100 MB लगा हुआ है, इससे ज़्यादा क्या मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर आ रहा है बच्चों का। चलो मैं 200 MB कर लूंगा, पर यहाँ से निकल के तुम्हारे पास आने के लिए भी तो तेज होना चाहिए ना। चलो मैनेजेबल हो रहा है ना अभी, चलें ओके आगे थोड़ा सा चलें जी आगे। प्लीज सुनिएगा, अब प्लीज फोकस होकर सुनिएगा। अच्छा, अब तुम लोग मुझे बताओगे ना, वैसे ही एक तुम लोग ऑडिटर तो हो नहीं, पर एक इंसानी दिमाग रखते हो, शऊर रखते हो। मुझे बताओ, अगर मुझे इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है, मैं तुम्हें ऐसे चीज़ें सिखा रहा हूँ जो हम आगे सीखेंगे बहुत डिटेल में, सिर्फ एक दिमाग कनेक्ट करने के लिए, साथ साथ रहने के लिए। मुझे एक बात बताते हो तुम लोग, अगर मुझे ये चेक करना है कि इन्वेंट्री मौजूद है या नहीं है, तो मैं एक एक करके पूछूंगा। मैं क्या करूंगा? एक एक करके गलत बता दो। हाँ जी जी जी, आपसे मैंने मतलब ऑडिट में तो यही होगा ना, सबसे पूछूंगा मैं। आप ऑडिट टीम की तरह होंगे, मैं जैसे फर्म में भी यही करता हूँ। अभी पता क्या होगा इसका, जल्दी मैं वापस बताता हूँ करना क्या है। सुने, करना यह है कि आपने ये देखना है कि ये 3 बिलियन की इन्वेंट्री मौजूद है भी या नहीं भी। तो इंसानी दिमाग क्या कहता है, क्या करेंगी आप? रिसर्च। हाँ अभी सही बोला, सही बोला। देखो अब ये रिसर्च का वर्ड लिखेंगे पेपर में तो वापस बुला लेगा, बोलेगा हमें रिसर्च करके साथ बताओ। अभी अब क्या है, अभी हम बात कह रहे हैं कि अभी हम क्या करेंगे, वेरीफाई। इसको हम ऑडिट की जबान में कहते हैं इंस्पेक्ट, फिजिकली इंस्पेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? हम गोडाउन का दरवाजा खोलेंगे, बोलेगा बताओ भाई ये इन्वेंट्री कहां पड़ी हुई, लिस्टिंग दो। एक एक करके काउंट करेंगे। अगर यहां पे जो इन्वेंट्री आ रही है मेरे रिकॉर्ड्स में वो मौजूद है तो बात बिल्कुल सही है, अगर नहीं है तो मतलब वो गायब है। तो क्या वो यहां होनी चाहिए, राइट ऑफ होनी चाहिए? देखो वापस से एक सिनेरियो बनाते हैं ना, आपने गोडाउन का दरवाजा खोला, लात मार के अंदर घुसे, आपने बोला बता भाई ये इन्वेंट्री कहां पड़ी हुई है। उसने बोला वहां पे, आप गए वहां पे कुछ भी नहीं है। तो जब वहां पे कुछ भी नहीं है तो आप बोलेंगे ये इन्वेंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आ रही है जबकि फिजिकली मौजूद। तो क्या मेरे अकाउंट्स ओवर स्टेटेड हैं या नहीं है? आप क्या बोलेंगे सामने? राइट ऑफ करो। दिस इज द इंक्वायरी, दिस इज द प्रोसीजर, वो एग्जाम में बोलता है। बताओ ये हो गया, आप क्या करोगे? तो आप बोलेंगे वी विल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू राइट ऑफ द इन्वेंट्री, वी विल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू राइट ऑफ द। तो ये वो तरीका कार है जो बुक में नहीं लिखे हुए, मतलब आईकेएफ वाली मेरी वाली में है। सही है जी, इधर आगे। अब मुझे एक बात बताओ, पहले बताओ एक बात समझ आई? तो एग्जिस्टेंस तो ऐसे वेरीफाई हो जाएगी। चलो तुम में से मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताएं जानी, राइट को कैसे वेरीफाई करेंगे? राइट को, हाँ इन्वेंट्री के राइट को। सर हम टाइटल डॉक्यूमेंट लेंगे, जो इन्वेंट्री हमने खरीदी है और उसमें अपना टाइटल डॉक्यूमेंट में नाम देखेंगे।
वेरी गुड वेरी गुड। जो हमने इन्वेंट्री सेलेक्ट की है उस पे देखेंगे कि किसके नाम पे इनवॉइस थी। अगर मेरे नाम पे इनवॉइस थी तो मतलब ये इन्वेंट्री इस कंपनी की है, इसका राइट है क्योंकि ये इसके नाम पे है। पहले तो बात समझ आती है, तो राइट भी वेरीफाई हो गया। अच्छा अब देखते हैं वैल्यूएशन कैसे वेरीफाई करेंगे जी। एक्सपर्ट को बुला के नहीं, एक्सपर्ट को बुला के नहीं। देखो इसको मैं सिंपल सिखाता हूं, प्लीज सुनिएगा, प्लीज फोकस के साथ। इसमें होगा क्या, अगर मैं आपको सिर्फ रेट चेक करके, पर देखो ये जेनरिक बात है, एग्जाम में लिखोगे ना रेट चेक करके, वो आपको मार्क्स नहीं देगा। आप बोलेंगे हमें इसकी चेक करनी है एनआरवी। क्या चेक करनी है? अब सुने, अब फोकस के साथ। मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट की प्राइस नहीं, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं। आप क्या करेंगे, आप कुछ प्रोडक्ट्स उठाएंगे और देखेंगे वो मार्केट में कितने के बिक रहे हैं। भाई सेल हो रहे होंगे ना, तो आप बोल रहे हैं ये इन्वेंट्री कार्ड में मेरे ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 50 की पड़ी हुई है, 60 की पड़ी हुई है, अगर वो 80-90 की बिक रही है तो क्या कोई मुसीबत है या बिल्कुल सही है? क्योंकि इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अच्छा तुमने देखा मार्केट में ये जो इन्वेंट्री है वो 40 रुपए की, 30 रुपए की, 25 रुपए की बिक रही है, तो तुम क्या मैनेजमेंट को कुछ कहोगे? क्या बोलोगे? एनआरवी लॉस बुक करो, जो कि अभी हुआ नहीं है। तो ये तीनों ऐसे चेक करेंगे आप। पहले बताओ कहानी समझ आई? पक्की बात है। अच्छा अभी भी अगेन मैंने ऑडिट करना सिखाया नहीं है, अभी हम सिर्फ फिनोमिना एक इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं कि ऑडिट की पंचायत होती क्यों है, जो रिस्क है मैं उसको वेरीफाई कैसे करूंगा। चलें रिसीवेबल पे आ जाएं वापस से। सर अगर हम, अच्छा मुनीब कह रहा है कि चलो एक एग्जांपल दिए सर, अगर हम ऑलपर्स के ऑडिट पे जा रहे हैं और इन्वेंट्री काउंट करेंगे तो हम मिल्क कार्टन को काउंट करेंगे जाके, बिल्कुल ऐसा ही है भाई, पी के तो चेक नहीं करेगा इधर। तो मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा मासूम सा सवाल है, सुनो। होता ही है कि जब ऑलपर्स के ऑडिट पे या किसी भी ऐसी कंपनी के ऑडिट पे जाते हो तो वहाँ पे कार्टन्स पड़े होते हैं, एक कार्टन में लिखा होता है कि 4 डब्बे हैं, 5 डब्बे हैं या 6 डब्बे हैं। आप 100% चेक नहीं करते हो, सैंपल पे चेक करते हो, क्योंकि आपने अगर बचपन में सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट किया हो कि सैंपल पे जो कंक्लूजन होता है वो पूरी पॉपुलेशन का होता है, ऐसा ही है ना। अगर मैंने पॉपुलेशन में सैंपल उठाया, सैंपल सही है तो बाकी पॉपुलेशन भी सही होगी। आप 100% ऑडिट कभी भी नहीं कर सकते, आप सैंपल पे करते हैं, सही है। वो अभी आगे देखते हैं चीजें जी। कोई सवाल है? ये पूछ रहा है कुछ? चलें जी, कुछ भी नहीं पूछ रहा। अच्छा भाई हमजा कह रहे हैं अगर सैंपल में कोई मसला आ गया तो मुझे एक बात बताएं, लॉजिक इंसानी दिमाग क्या कहता है? अगर सैंपल में कोई मसला आ गया तो आप अपनी जो टेस्टिंग है वो एक्सटेंड करेंगे, देखेंगे और मसले तो नहीं है। और ये कार्रवाई कब तक चलती रहेगी? जब तक सारी चीजें सामने ना आ जाए। वो तो अभी आगे सीखेंगे। ऑडिट करना तो सीखना है एक्चुअल में, अभी तो हम सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करें कि ऑडिट होता क्यों है, वो वाली बात जी। नहीं, हम सब पे देखते हैं ना, सब पे देखते हैं, सब पे इन सेंस कि जो तुम्हारे सैंपल में आया उस पे आप देखते हो कि क्या वो वाकई में उतने का बिक रहा है या उससे सस्ता बिक रहा है या उससे ज्यादा बिक रहा है। अगर 70 रुपए की चीज 90 में जा रही है, आप बोलेंगे लेट इट बी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। और अगर बाद में वो आपको सस्ता बिकता हुआ दिख रहा है तो दैट मीन्स कि वो आपकी इन्वेंट्री ज्यादा पे रिकॉर्ड हुई होनी चाहिए कम पे, तो आप उसको बोलेंगे सही करो भाई, इसको सही है, ये बात है। चलें R1 के साथ ऑडिट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यानी अभी ऐसा भी तो हो सकता है सैंपल ठीक हो लेकिन बाकी खराब हो। अच्छा भाई एक बच्चे का अच्छा सवाल है, सर ऐसा भी हो सकता है सैंपल ठीक हो और बाकी खराब हो, उसके लिए आपको सैंपलिंग रिस्क कम करना होता है, वो भी आगे सीखेंगे। मैंने अगेन शुरुआत कहाँ से की? क्या मैं ऑडिट सिखा रहा हूँ या दुनिया में एंटर हो रहे हैं? तुम दुनिया की आखिरी चौरंगी पे पहुंच गए हो, सही है जी। खैर अच्छा भाई, खैर अभी अगेन वापस से, तो भाई का सवाल था कि ऑलपर्स के ऑडिट पे गए तो वहां पे दूध के डब्बे होंगे तो वो गिने जाएंगे। सिंपल, एक कार्टन में 10 होंगे तो एक कार्टन कंप्राइजेज ऑफ 10 यूनिट्स, 50 कार्टन है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 10 से, सिंपल हो गई बात। वो काउंटिंग प्रोसीजर है। खैर अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं वेरीफाई कैसे करते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं, सिचुएशंस वही आती हैं ऑडिट में। अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा है ऑडिट होता किस लिए, टू एनहांस दी कॉन्फिडेंस ऑफ। अच्छा पहले बताओ इन्वेंट्री पे अगर मैंने ये काम कर लिए बेसिक जो मैंने आपको बताया, क्या यूजर का कॉन्फिडेंस इन्वेंट्री पे आ गया? पक्की बात है। चलें आगे सुने। रिसीवेबल्स मैं ये कहूंगा रिसीवेबल पे भी रिस्क होता है, और वो क्या रिस्क होता है जरा आए डिस्कस करें। रिसीवेबल पे रिस्क होता है कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है। अच्छा रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस का रिस्क होता है। देखो एक यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं बैड डेट का रिस्क, आप बहुत आगे निकल गए। हम कह रहे हैं पहले आप बात करें एग्जिस्टेंस की। किसकी बात करें?
एग्जिस्टेंस की, कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है, फेक एंट्री तो नहीं है, रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसको ऑडिट करने का तरीका है, वो भी सिखाता हूं। हम पता है क्या करते हैं, बीइंग एन ऑडिटर, हम इससे पूछते हैं तुमने अगर किसी को उधार पे माल दिया है तो क्या तुमने उसको उधार पे माल ऐसे ही दिया होगा या पहले उसका एड्रेस, उसका बैकग्राउंड चेक किया होगा? अच्छा, तुम्हें अल्लाह की कसम सच बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों को उधार दिया हुआ या कभी लेते हैं? भैया मतलब क्या हो गया इसमें, शर्म की क्या बात है, शर्मा रहे हो? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उधार दिया हुआ, यानी तुम अमीर भी हो सकते हो गरीब भी हो, दोनों बताओ, दोनों है ना? हाँ ना, मैं देने वाले में हूं, इधर जल्दी बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उधार दिया हुआ, लिया हुआ, बाकी सारे कंजूस हो, कभी दोस्तों से लेनदारी की नहीं है, यानी रिकवर हुआ हुआ है? तो भाई बोलो ना भाई जल्दी से वापस से। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों से पैसे लिए हुए या दिए हुए? जल्दी, कितने लोगों को किसी लेने दिए हुए ना? देखो ये भी अमीर लोग उठे हैं, तूने किसी को नहीं दिए पैसे, वाह यार भाई अजीब। खैर, अब तुम एक गेम समझो, अल्लाह की कसम खा के बताओ, जब तुम कभी दोस्त को पैसे देते हो, एक तो देखते हो उसकी पॉकेट मनी कितनी, तुम्हारे लेवल पे तो पॉकेट मनी होगी, सही, हमारे लेवल पे दोस्तों की आमदनी होती है, अर्निंग्स होती हैं। अच्छा, अब एक मेरा दोस्त आया, वो मुझे कह रहा है यार जानी मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, यार तेरे को मैं ना 1 महीने में दे दूंगा। अच्छा, फिर मैंने दिमाग में पीछे कैलकुलेटर घुमाया, मैंने बोला यार मुझे एक बात, मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा एक बात बता, तेरी महीना तू 60,000 रुपये कमाता है, तू 1 महीने में मुझे देगा कैसे? अगर मैं वेट भी करूँ पे बैक पीरियड के लिए तो मुझे फिर 5 महीने लगने, 5 महीने भी कम बोल दी, ज़्यादा ही लगेंगे। अगर 1-1 लाख कमाए और कुछ भी नहीं खर्च करे पूरे महीने, तब तो मुझे दे पाएगा। तो मुझे बताओ, क्या कोई भी कंपनी किसी को उधार देने से पहले, या इवन तुम एट योर इंडिविजुअल लेवल, क्या क्रेडिट असेसमेंट नहीं करते? हाँ या नहीं? किसी अजनबी को तो वैसे ही नहीं दोगे, ऐसा ही है ना? वो तो बोलते पैसे ही नहीं होते इधर। क्या किसी अजनबी को तो वैसे ही नहीं देंगे, पर क्रेडिट असेसमेंट होती है। मैं इसको क्या बोलूंगा पता है कंपनी को, देखो ये ऑडिट करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं इस कंपनी को, ये बोलूंगा कि आपने जिन जिन कस्टमर्स को उधार पे माल दिया है, आप मुझे बराए मेहरबानी उसका एड्रेस दे दें, उसका नंबर दे दें, मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। अच्छा, वो बोलेगा यार क्यों कांटेक्ट करोगे भाई, हमारा कस्टमर है, तुम्हारा क्या जा रहा है? हमने, हम तो ऑडिटर हैं, हमारे पास राइट है, पावर है, कानून ने पावर दिया है, हम क्या करेंगे, हम उसको खत लिखेंगे डायरेक्ट। क्या? डायरेक्ट उसको बोलेंगे तू मुझे डायरेक्ट बता कि तू ये इसको कितने पैसे देना है। पहले तो बात समझ आई? अच्छा, ऐसे होता क्या है, जब हम कंफर्मेशन भेजते हैं ना, तो वो तो बोलता है भाई मैं तो जानता ही नहीं हूं, अबे है कौन, मैंने कब खरीदा इससे माल? तो कहने का मतलब ये है कि जब सामने से कंफर्मेशन आती है कि 0, तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारा जो रिसीवेबल है ये एग्जिस्ट, क्योंकि जिसका तुमने एड्रेस दिया था वहां पे तो कोई एड्रेस ही नहीं है। ये वही अनुराधा वाला सीन है ना, गायब हो गई थी। तो कहने वाला मतलब ये है कि भाई वहां पे जिसके अगेंस्ट में वो सेल्स बुक करके बैठा हुआ है वो तो मौजूद ही नहीं है। तो मुझे पहले बताओ तुम लोग सोच के, क्या एग्जिस्टेंस का मतलब समझ आया? तुम ये चेक करना चाह रहे हो कि क्या वो बंदा वाकई में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अच्छा, इसको देखने का एक और तरीका है। अच्छा, एक बच्चा यहाँ पे बोले, अगर तुम में से कोई भी ऐसे दिमाग होते हैं ना कि सर व्हाट इफ वो अपने दोस्त से सेटिंग कर ले, बोले यार तेरे को कंफर्मेशन आएगी, रिप्लाई कर लियो, है ना? अच्छा, अब देखो ये भी है, बिल्कुल ऐसा है। अब देखो दिमाग में आता है, अब मैं तुम्हें इसका भी जवाब देता हूं। फिर हम बोलते हैं कि आप मुझे बताएं कि आपकी जो कंपनी की अपनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, कि उसका इंटरव्यू होगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे, आपका जब माल गोडाउन से बाहर जाता है तो उससे आपने सिग्नेचर लिए होंगे, वो सब का है। कहीं ना कहीं तो भूल की होगी ना, ऐसा है या नहीं है? तो कहीं ना कहीं मिस हुआ होगा, तो वो सारी चीजें चेक करूंगा, वहां भी पकड़ में आ जाएगा, तो वहां भी मुझे समझ आएगा कि वो बंदा एग्जिस्ट। देखो मुझे एक बात बताओ ना, अगर आपको सेल्स बुक करनी है मल्टीपल टाइम्स ताकि आपका सेल्स और रेवेन्यू और रिसीवेबल ऊपर चला जाए, तो उसके लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड करने के लिए कितनी ज्यादा करनी है? कहीं ना कहीं तो पकड़ में आएगा ना। तो अगर वो तरीका कार में अपनाऊं तो वो मुझे फ्रॉड आराम से मिल जाएगा। देखो एक यही तो फर्क है एक अच्छे ऑडिटर में और एक बेवकूफ ऑडिटर में, कि हमें प्रोसेस पता है। मैं उसको बोलूंगा भाई तूने रिसीवेबल, मैंने बोला सही है, मैंने कंफर्मेशन भेजी, सही है, उसका जवाब आ गया, मैं बोलूंगा चलो ये भी नहीं, मुझे रिस्क है कि इसने फ्रॉड किया होगा। अच्छा, मुझे रिस्क कैसे पता लगा होगा? सुनना, ऐसा हो सकता है कि मैंने मंथ ऑन मंथ एनालिसिस किया। क्या किया? अच्छा, मंथ ऑन मंथ एनालिसिस का मतलब होता है कि जनवरी में, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, जून में, ऐसे ऑन सो ऑन कितनी कितनी सेल्स बुक हुई है। मैंने देखा दिसंबर के 31 दिसंबर पे जाके, 28 दिसंबर पे जाके, दिसंबर के महीने में पूरे साल किया
कोई 40% बुक हुआ है, डज इट मेक एनी सेंस? ये एनॉमली है, हाँ या नहीं? ये किसने डिटेक्ट की? ऑडिट। मेरा काम है, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको इतना इंशाल्लाह चीता कर दूंगा कि आप सवाल में देख के बोलोगे यहाँ रिस्क है। ये मसला है, यहाँ पे पॉइंट आउट करना है, क्योंकि एग्जामिनर भी इसी अप्रोच से आएगा। खैर अगेन मैंने क्या किया, मैंने मंथ ऑन मंथ एनालिसिस किया। सेल्स कहाँ ज्यादा दिख रही है? आखिरी में, पक्की बात है। अच्छा, सेल्स आखिरी में ज्यादा होना मुसीबत नहीं है, अचानक से ज्यादा होना मुसीबत है। तो हो सकता है मैनेजमेंट बोले कि यार हमने एक डिस्काउंट इंसेंटिव स्कीम निकाली थी, इस पे अचानक से सेल्स बूस्ट हो गई है, तो फिर मैं उसको वेरीफाई करूंगा, तो हो सकता है वो बिल्कुल सही है। तो क्या मेरा शक गलत है या शक बिल्कुल सही है? तो हम क्या करेंगे, उसमें से स्पेसिफिकली कस्टमर को उठाएंगे, उसको कंफर्मेशन भेजेंगे, बोलेंगे बताओ कि तुम एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते। पहले बताओ, सोचने का सलीका आया? ये बात किसकी हो गई? एग्जिस्टेंस की। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या एक बंदा एग्जिस्ट करता है ये काफी है या उसकी एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए? दोनों में फर्क है। यानी तुमने अगर अपने दोस्त को पैसे दिए तो तुम उसको आते जाते देख रहे हो, वो दूध ला रहा है, दही ला रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तुम बोल रहे एग्जिस्ट तो कर रहा है या नहीं है? या मर गया है? एग्जिस्ट। क्या उसकी मौजूदगी और क्या उसकी पेइंग कैपेसिटी में फर्क है? अभी वो जिस हालत में घूम रहा है, वो भंगी को देख के लग रहा है वो पैसे नहीं दे पाएगा। तो पहले बताओ, ये दो चीजें आपने दिमाग में रखनी है। रिसीवेबल का होना अलग बात है, रिकवर होना वापस। रिसीवेबल का होना अलग बात है, रिकवर होना अलग बात है। जब होना अलग बात है, रिकवर होना अलग बात है, तो क्या बीइंग एन ऑडिटर मैं सिर्फ उसके होने पे वेरिफिकेशन करूंगा या उसकी रिकवरेबिलिटी पे भी? अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये भी बताएं कि कैसे होगा, ये भी बताएं कि कैसे होगा। मैं पता है सामने वाले को क्या बोलूंगा, क्लाइंट को, सुनना फोकस के साथ। मैं क्लाइंट को ये बोलूंगा, पहले यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि ये मिस आउट नहीं हो हमसे। हाँ भाई, क्या लिखूं यहाँ पे? एग्जिस्टेंस के साथ किसका मसला है? वैल्यूएशन। क्योंकि मैनेजमेंट ये दावा कर रही है कि ये प्रॉपरली वैल्यूड भी हैं, इसमें बैड डेट के चांसेस। अच्छा, पहला मसला क्या था? मौजूद है। अच्छा, जेन्युइन है, मौजूद है, ये मैंने कंक्लूड कर लिया। तो क्या मैं ये बोलूं वैल्यू भी सही हुआ है? यार रिकवरेबिलिटी का मसला है। चले, अब तुम मुझे बताओगे रिकवरेबिलिटी को देखने का तरीका। मैं मैनेजमेंट को बोलता हूं, एक मुश्किल अल्फाज यूज करूंगा। मैनेजमेंट को मैं कहता हूं, मुझे एक बात बताओ, तुमने एजिंग बनाई है? एजिंग, एज एनालिसिस। क्या बोला? अच्छा, उसने बोला ये क्या होता है? अजीब सा मुंह बनाया उसने। मैंने बोला ये होता है कि आपकी कौन सी इनवॉइस कितनी पुरानी है, यानी जब बुक हुई होगी तो उसमें डेट होगी ना। अच्छा, अब उसमें 4 डेटर ऐसे आ रहे हैं, मैं कितने बोले? 4 डेटर्स ऐसे आ रहे हैं जिसका अमाउंट 1.5 ईयर्स से आउटस्टैंडिंग है और उसके ऊपर कोई बैड डेट बुक नहीं हुआ। आपको क्या लगता है होना चाहिए? अच्छा, ऐसे हवाओं में कह रहे हो, दिल हो रहा है इसको प्रोवाइड कर दो, या किसी सबूत के बेस पे? क्रेडिट पॉलिसी नहीं, ना ना ना, आप बोलेंगे सबूत के बेस पे। सबूत क्या है? एजिंग। सबूत क्या है? एजिंग। वापस सुने, वापस से फोकस के साथ, वापस फोकस। क्रेडिट पॉलिसी तो अपनी जगह है कि 30 दिनों में पैसे पे कर देना, पर उस 30 दिन को भी गुजरे हुए 1.5 साल हो चुका है। 1 पॉइंट कितने डेटर्स? अच्छा, बात सुने, 4 डेटर्स हैं, आपने कहा इनको प्रोवाइड करो। क्या हवाओं में कह रहे हो या सबूत के बिना पे? सबूत क्या है? एजिंग। किसने दी? मैनेजमेंट ने दी है ना। मैनेजमेंट को पता है ना कब बुक हुई थी। अच्छा, अब आप मैनेजमेंट को कह रहे हैं कि भाई ये 4 को प्रोवाइड करो। अच्छा, बाकियों को क्यों नहीं कह रहे हो? उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल, पक्की बात है, उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब यह है, लीगल नोटिस कहां से आ गया भाईजान? लीगल कहां से आ गया भाई? कस्टमर है, पैसे नहीं दिए हुए, कितने टाइम से नहीं दिए हुए, कहां से पता लगेगा? एज एनालिसिस से। एज एनालिसिस कौन बनाता है? मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट को बनाना लाजमी है ना, ताकि नहीं यार लाजमी है जानी नो सर। अच्छा, आज अगर मैंने किसी को उधार दिया हुआ है तो मैं ये तो देखूंगा ना कितना टाइम हो गया है। अब मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनको मैंने उधार दिया हुआ है, वो तो मैंने मतलब उसका कलमा तो पढ़ लिया कि गए, पर कहने का मतलब ये वो सुनते हैं, मैं जानबूझ के उनके लिए बोलता हूँ। अभी अमीर हो गए हैं, कसम से, कतर में बैठे हैं, यहाँ वहाँ बैठे हैं, अमीर हो गए हैं भंगी, पर फिर भी बोलते हैं बस इसमें मजा है। अबे तेरे मजे के चक्कर में हमारे लग गए इधर। अभी ये भेजूंगा उसको। खैर सुनो, अब कहने का मतलब ये है कि देखो बात समझो,
दोस्त को शर्म दिलाने के लिए तो बोलोगे ना भाई यार 1 साल हो गया यार, इंसान का बच्चा बन, ये क्या है यार। हाँ वो तो है। अच्छा सुनो, अब कहने का मतलब ये है कि जान है हमारी, भाई है सारे। हाँ, एजिंग इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री नहीं, कंपनी टू कंपनी। एजिंग वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। अच्छा, उस कंपनी की एजिंग सबसे ज्यादा खराब होगी जो क्रेडिट देते हुए सोचती नहीं है, बोलती आ जाओ ले जाओ। अब जैसे अगर तुम फॉर एग्जांपल हमारी हिस्ट्री देखो ARTD की, अब अपने भी रख के बताता हूँ ना, हम पहले बोलते थे पढ़ना आ जा, 3,000 2,000 3,000 इंस्टॉलमेंट, बाद में पता लगा बेड डेड। तो कहने का मतलब ये है वो पहले था। अब हमने अपनी क्रेडिट पॉलिसीज को थोड़ा स्टैंडर्ड किया है, चेक्स लगाए कि सही है भाई, नीडी को मिले, और जो नॉन नीडी है उसको हम बोले यार भाईजान वालिद तुम्हारे पता नहीं यहाँ के CFO लगे हुए हैं। एक तो बच्चा मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, उसके वालिद को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो आया सर वो तबीयत खराब रहती है घर में कमाने वाले, मैंने उसको तेरा पूरा नाम क्या है, उसने बोला अच्छा मेरे को शक हुआ, तो मैंने देखा उसका बाप तो XYZ कंपनी का CFO है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा इधर तेरे बाप को बताऊँ मैं, अपने बाप को ही बीमार करा दिया, लाखों कमा रहा है। तो अब बात समझो, ये गेम होता है। तो खैर अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई घर के बिल दे दो, बाप की पे स्लिप दे दो, वो तो दे नहीं सकता था, वो जो वैसे ही पता था। तो ऐसे कुछ तो ऐसे भी होते हैं, बाप भी चेंज, पे स्लिप अलग। खैर एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है कि फ्रॉड तो हो सकता है एनीवेज, ये समझाने के लिए एक तफरीह थी। खैर आगे सुने। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि क्या रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस पे मसला है या वैल्यूएशन पे भी? दोनों पे मसला है। आपने एग्जिस्टेंस पे काम किया वो अपनी जगह, वैल्यूएशन पे काम करेंगे वो अपनी जगह। अब बात समझें, वैल्यूएशन पे मैंने अभी आपको सिखाया मैंने कैसे काम किया। एज एनालिसिस लिए, जब एज एनालिसिस लिए तो मैंने उसको इंस्पेक्ट किया, मैंने देखा कौन कौन से रिसीवेबल्स हैं जो इतने पुराने हैं। तो क्या मैं सबको बोलूं प्रोवाइड करा दो ये जो पुराने हैं उसको? क्या मैनेजमेंट मना कर सकती है या उसको करना होगा? क्योंकि हमारे पास क्या मौजूद है? सबूत, एविडेंस, जिसको हम ऑडिट की जबान में कहते हैं। एक और नया वर्ड सिखा रहा हूं, ऑडिट एविडेंस। क्या कहते हैं? अच्छा, अब मैं एक थीम पे मैं आपका सवाल लेता हूं, एक थीम पूरी रिवाइज करता हूं। पहले हमने सीखा कि ऑडिट क्या होता है। आपने बोला हिसाब किताब को चेक करना, पहली चीज हो गई, हमने इसको साइड में लगा दिया। मैंने कहा ऑडिट होता क्यों है? आपने बोला टू इनहैंस दी। आप मुझे बताएं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जितना काम मैंने आपको अभी सिखाया, आप खुद सोच के बताएं, आपको एक एक फिगर पे कॉन्फिडेंस आया कि मैंने जब ऑडिट किया तो भाई उस पर कॉन्फिडेंस इनहांस हो रहा है? किसका? यूजर का। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक और चीज ऐड कर रहा हूं उसमें, क्या सामने वाले बंदे का कॉन्फिडेंस, सामने वाला बंदा कौन है? यूजर। अब एक बहुत ही धीमे से लहजे में एक चीज सीखते हैं, सामने वाला बंदा जो कि यूजर है उसका कॉन्फिडेंस ऐसे ही इनहांस होगा या जब मैं उसको अश्योरेंस दूंगा? अश्योरेंस कौन देगा? अब अलग अलग करते हैं। अश्योरेंस देगा ऑडिटर किसको? यूजर को, टू इनहांस। वापस अश्योरेंस देगा किसको? टू इनहांस दी, बेस्ड ऑन दी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, बेस्ड ऑन दी। ये आपका जवाब बन गया। कहने का मतलब यह है कि ऑडिटर विल प्रोवाइड अश्योरेंस टू द यूजर बेस्ड ऑन दी। अगर एविडेंस नहीं है तो अश्योरेंस दे सकता हूं, क्यों? सबूत ही नहीं है, और अगर सबूत नहीं है तो मसला है, आप कोई एश्योरेंस नहीं देंगे। आप तो लिख के दोगे ना कि मेरी नज़र में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब एक और अंग्रेजी सीखते हैं हम, जब रिपोर्ट राइटिंग करेंगे ना आगे जाके, तो हम रिपोर्ट देते हैं बीइंग एन ऑडिटर, उसमें लिखते हैं हमारी नज़र में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब है गलती, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो हम लिख के देंगे, हम कौन है? ऑडिटर। किसको लिख के देंगे? क्या करने के लिए? बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस। यानी पूरी साइकिल ये है, हमें सबूत इकट्ठा करना है। किसके लिए इकट्ठा करना है? अश्योरेंस देने के लिए। किसको अश्योरेंस देने के लिए? यूजर को अश्योरेंस देने के लिए। पहले बताओ यहां तक की कहानी समझ आती है? मतलब दिस इज हाउ ऑडिट वर्क्स। सर ऑडिट भी यूजर करवाएगा और लोन भी देगा, फायदा क्या इसमें है? ऑडिट भी यूजर करवाएगा और लोन। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, एक मिनट सुनो फोकस के साथ। वो कह रहे हैं अभी मेरी एग्जांपल में यूजर कौन है? अच्छा, बैंक दे रहा है बिलियन ऑफ रुपीस का लोन। कितने का? बिलियन ऑफ रुपीस का लोन। वो ऑडिटर को कह रहा है
भाई मैं तुम्हें 5 मिलियन की फीस दूंगा, 50 लाख रुपए दूंगा, ऑडिट कर दे, उसका फायदा क्या है? किसका रिस्क? बैंक का। अच्छा, बैंक का रिस्क क्यों कम होगा? अब अभी अभी हम ना थोड़ी सी हैवी बातें करेंगे। बैंक का रिस्क इसलिए कम होगा, बैंक को अश्योरेंस मिल जाएगी। किस चीज के ऊपर? एविडेंस के बेस पे, फाइनेंशियल्स के ऊपर। बैंक बोलेगा मुझे एतमाद है कि ये नंबर बिल्कुल सही है, पर वो एतमाद कब आएगा? अच्छा, ऐसा भी होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसा भी होता है कि बैंक बोलेगा मैनेजमेंट को भाईजान ऑडिट करा के लाओ, फिर आना। उसने बोला क्या ऑडिट करा के आऊंगा तो मैं अपने बंदे से करा देता हूं। उसने बोला होशियारी नहीं, इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए। तो उसने बोला फीस कौन देगा, वो डिसाइड कर लो, या तो बैंक या तो मैनेजमेंट। 99% केसेस में मैनेजमेंट देती है, क्योंकि लोन किसको चाहिए? यूजर कौन है? बैंक। उसको कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा, दावे कौन कर रहा है ये सब सही है? मैनेजमेंट कर रही है। दावे मैनेजमेंट के हैं, मैनेजमेंट कह रही है भाई ये सब सही है, बैंक कह रहा है तू कह रहा सही है, ये लिखवा के दो। किससे? ऑडिटर से मुझे एक चीज चाहिए, वो क्या है? अश्योरेंस। क्या वो अश्योरेंस ऐसे ही देगा? सबूत के बेस पे। और सबूत इकट्ठा करने के लिए वो क्या करेगा? वेरिफिकेशन ऑडिट। बात समझ आई? वो रिवर्स साइकिल हो गई ना, कि सबूत इकट्ठा करने के लिए वो क्या करेगा? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करेगा। जी जानी। अच्छा, मैं इनको भी सवाल रिपीट कराता हूँ ना। जैसे इन्हें लोन चाहिए तो ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा कराएंगे बैंक को। आगे नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आप मुश्ताक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने जाओगे तो बैंक बोलेगा निकल बाबू, ये मुश्ताक नहीं समझ आता, आप जाएं ईवाई के पास। सही है? सही है। तो कहने का मतलब ये है यार, मतलब मैं तो यहाँ तो भाई फर्गूसन चले जा भाई, पर यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस। हाँ जी। नहीं तो उसको किससे लोन चाहिए होगा? उसको तो नहीं चाहिए होगा ना, वो तो खुद क्रेडिट देती है। ये है ना, देखो तो कहानी कहाँ से कहाँ जाती है इधर। सही है जी। अच्छा भाई, अश्योरेंस बता दें सर। लेट अश्योरेंस का मतलब यह है सफ़ा कि आप एक एतमाद दे रहे हैं सामने वाले को कि भाई ये फाइनेंशियल बिल्कुल सही है, गारंटी दे रहे हैं हम उसमें, पर पूरी गारंटी नहीं, सैंपल पे काम किया है। वो अभी आगे सीखते हैं हम आगे। अच्छा सर, मुश्ताक वाले 2 नंबर ऑडिट करते हैं भाई, मतलब मुश्ताक तो ऐसे ही नाम लिया है मैंने, वो ऐसी कोई कंपनी नहीं है अभी फर्म। वैसे ही बता रहा हूँ तो भाई देखो, आपको भी ये पता है ना, ए कैटेगरी फर्म्स हैं। अच्छा, ए कैटेगरी बी कैटेगरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उसमें ऑडिट प्रोसेसेस होते हैं। यानी जो मैं ऑडिट करता हूँ ना ईवाई में, क्योंकि आई एम द फर्स्ट इन पाकिस्तान जिसने डीजी ऑडिट लगाया है। डीजी ऑडिट का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक जीएल में एक एंट्री डिटेक्ट करता हूँ मैं। वो सीखेंगे आगे जब मैं तुम्हें आईटी सिखाऊंगा, वो दूर की बात है। मतलब ईवाई वाज द फर्स्ट, मैं तभी ईवाई को थोड़ा फ्लेक्स कर रहा था, वो फर्स्ट है पाकिस्तान में जिसने एआई को अडॉप्ट करके ऑडिट शुरू किया है। हाँ जी, कोई सवाल था जानी यहाँ से? जी, तो स्टेट बैंक तो वैसे ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता है ना, सारे अकाउंट्स किसके पास होते हैं? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूबीएल का ऑडिटर हूँ, मेरे पास है यूबीएल। टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस, इजी पैसा नाम सुना होगा, वो मेरे पास ऑडिट है। यू माइक्रो फाइनेंस, यू पैसा, वो मेरे पास ऑडिट है। तो उसको तो स्टेट बैंक मॉनिटर करता है ना, तो वो भी तो ईवाई कर रही है ना, तो उसको तो वैसे ही एतमाद है। ऐसे तुम्हें एक और चीज़ सिखाता हूँ, तुम्हें खैर ऑब्वियसली भी आगे जाके तुम्हें इंडस्ट्री सिखानी है मैंने पूरी। बैंक्स क्या करते हैं, अपना पैसा एक रिजर्व रखवाते हैं किसके पास? वो इसलिए रखवाते हैं ताकि लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स मीट हो पाए। तो वैसे ही उसका पैसा उसके पास सिक्योर होता है, ये इधर उधर होगा वो वैसे ही जब्त कर लेगा। सही है? तो बहुत कंप्लायंसेस होती है, वो आगे सीखते हैं। सर वैल्यूएशन को एक्सप्लेन करते हैं रिसीवेबल के केस में। तो देखो भाई, वापस से रिसीवेबल के केस में मेरे बच्चों, वैल्यूएशन का मतलब ये है कि आपका रिसीवेबल अगर आप कह रहे हैं 100 रुपये है, तो क्या वाकई वो 100 रुपये रिकवर होगा? अच्छा, इसकी ये भी एग्जाम्पल ले लो। हो सकता है कि आपको मार्केट से न्यूज़ मिले कि इसका एक कस्टमर है वो बैंक करप्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है वो लिक्विडेशन में चला गया, और लिक्विडेशन में जब जाता है तो उसकी लायबिलिटीज पे ऑफ होती हैं, तो सबको खत लिखे जाते हैं कि आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो अगर वो 100 मिलियन मुझे उससे लेना था और वो उसके जो लिक्विडेटर ने खत लिखा वो कह रहा है भाई अभी ये 60 मिलियन मिलेंगे आपको, तो 40 मिलियन क्या हो गए? राइट ऑफ हो जाएंगे। क्यों? तो आप ऐसे ही कह रहे हैं सबूत है। क्या सबूत है?
लिक्विडेशन लेटर आया भाई, अब गए, वो खुद बोल रहा है मैं नहीं दे सकता, तो तुम क्या बोल रहे हो मैं उससे ले लूंगा? भाई वो खुद कह रहा है कि जब मेरी औकात ही नहीं है, मैं 60 मिलियन दे सकता हूं, तो 100 मांग कैसे सकते हो? तो आपने प्रोवाइड करवाना होगा। बात समझ आती है? तो दिस इज हाउ इट गोज। अच्छा सर जी, आपकी 2 अटेम्प्ट की पुरानी बुक यूज कर सकते नहीं जानी, सिग्निफिकेंट चेंजेस, मतलब बुक का अल्लाह की कसम 1 रुपया भी मेरे पास नहीं आता ना, मैं रखता हूँ उसमें। सिंपल है भाई, अपने पे इन्वेस्टमेंट कर लो, पे बैक पीरियड इज 2 ईयर्स, मतलब पे बैक पीरियड 2 ईयर्स लिए, फिर लाखों में कमाओगे ना क्वालिफाई होके इंशाल्लाह। इस पे इंशाल्लाह फौरन निकलता तुम्हारा। अच्छा सर, इजी पैसा से पेपर भी निकलेंगे इंशाल्लाह, भी तुम सही जगह आए हो ना इधर। सर इजी पैसा से मैंने लोन लिया है, फिर राइट ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा एक बात सुने, इजी पैसा का तो मैं ऑडिटर हूं ना, सुने कितने लोग ऐसे हैं जो इजी पैसा ऐप यूज करते हैं? वैसे ही हाँ, बहुत सारे यूज करते हैं। आपको पता है वहां पे लोन का फीचर भी है। अच्छा अब आप एक सुने, क्योंकि वहां पे मैंने आईटी टेस्टिंग की हुई है ना, मुझे पता है। सुनो होता क्या है वहां पे, उसका एक कैलकुलेटर है पीछे, उसके बेसिस मुझे पता है। बेसिस क्या है, अगर आप न्यू ज्वाइनर है ना इजी पैसा के, आप लोन लेने जाएंगे सामने से लानत आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है, आपने कोई बाइंग सेलिंग नहीं की, आपका कोई काउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं है। बोलेंगे निकलो बाबू शाबाश, आपको लोन नहीं मिलेगा। अच्छा फिर आपने कुछ टाइम यूज किया तो आपको 200 रुपए का लोन मिलेगा, अप्लाई करके देख लेना। 200 से ऊपर का नहीं मिलेगा। आप फ्रीक्वेंट यूजर हैं, आपका बैलेंस भी अच्छा खासा पड़ा होता है, तो वो मैक्सिमम लिमिट उसकी 20,000 है। आप 20,000 तक के लोन पे जा सकते हैं, पर वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, वो कैप्चर कर रहा होता है आपकी ट्रांजैक्शंस, कि आप कितने पुराने कस्टमर हैं इजी पैसा के, आपकी ट्रांजैक्शंस कितनी रही है, लेन देन कितना रहा है, एवरेज बैलेंस कितना होता है, उसके हिसाब से। तो ये जो हमारे भाई कह रहे थे ना कि सर मेरे पैसे राइट ऑफ करें, वो तो वो हो ही नहीं सकता। अगर आपने फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन आपने नहीं की हुई तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। तो वो लोन ऑब्वियसली वो बैंक है, वो कोई चने की दुकानें चला रहा है, उसके पीछे पता है इजी पैसा के पीछे कौन सी कंपनी है? डू यू हैव एनी आइडिया? टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस तो था, उसके पीछे अली बाबा है, एंड फाइनेंशियल ग्रुप है पूरा, जो अली बाबा का मॉडल चलाता है। बाहर भी जो मॉडल है वो यहीं अप्लाई हुआ है। उनका गेम ही यही है कि ट्रांजैक्शन के बेस पे लोन दो, आपको कोई ब्रांच बिजनेस करने की नीड ही नहीं है, सब ऑनलाइन। क्या अगेन वो भी हम आपको ऑडिट में आगे सिखाएंगे कि ऑडिट कैसे होते हैं इन बैंक्स के, इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। लास्ट अटेम्प्ट में देखो हम कितनी, वैसे मुझे हर्ट इस बात पे हो रहा है, हम कितनी प्यारी प्यारी बातें सीख रहे हैं, यहाँ पे बातें हो रही हैं। सर बुक कौन सी यूज़ करें? लास्ट अटेम्प्ट की कर लें, लास्ट अटेम्प्ट की कर लें। भाई नहीं ले लो यार, मुझे तो किसी और के लिखे हुए पे समझ नहीं आता, सीधी सी बात है। आप खुद ले लो यार, कितनी की आएगी? 1000 रुपये की, 1200 की आएगी, अपने पे खर्चा कर लो यार थोड़ा सा। सही जी। जो मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा, जो नीडी है बाय डिफॉल्ट नीडी है वो मुझे बोलें, मैं बाखुदा मैं खुद दे दूंगा उसको गिफ्ट अपनी जेब से, बट कहने का मतलब है नीडी हो, वो CFO वाली एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए। सही है, तो वो मैं दे दूंगा। पर मेरी रिकमेंडेशन है फ्रेश लुक के साथ नई चीज़ें होंगी, उसमें नई एग्जाम्पल्स होंगी। पता है फिर मुसीबत क्या होगी? तुम लोग जिसके बाद न्यू बुक होगी ना, वो कुछ चीज़ें लिख रहा होगा, और जिसके पुरानी होगी वो किसी का लिखा हुआ होगा उस पर, वो उसको समझ नहीं आ रहा होगा, काटा पीटी हुई होगी। तो इट्स बेटर के नई बुक के हिसाब से चल लो। नहीं ले सकते बता दो, मैं गिफ्ट कर दूंगा। सही है भाई? सर वैल्यूएशन एंड रिकवरेबिलिटी सेम है, बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्रिया जी। चले अब पहले मुझे बताओ जानी, जल्दी से कंक्लूजन है, मुझे बताओ पहले, ये समझ आता है ऑडिट है क्या? अच्छा ये समझ आता है ऑडिट होता क्यों है? क्यों होता है? कॉन्फिडेंस ऑफ, अच्छा कौन इनहांस करेगा? क्या देके? अश्योरेंस। किस बेस पे? ऑडिट एविडेंस के बेस पे। पहले बताओ जानी, यहां तक बात समझ आती है? ये मैंने आपको पहले यूजर की कहानी सिखाई है। अगली क्लास में मैं यहां पे एक भाई को एंटर करूंगा जो कि कौन है, फिर पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सीखेंगे, समझेंगे असल में क्या होता है, और फिर हम जाएंगे ऑल टुगेदर ऑडिट शुरू करेंगे। यानी कल की क्लास भी हमारी इसलिए बहुत अहम है क्योंकि आपको जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा, जब तक आप ऑडिट की दुनिया में एंटर, सबसे इंटरेस्टिंग क्लास या तो कल होगी या उसकी अगली क्लास होगी, क्योंकि उसमें मैं सिखाऊंगा देखते ही रिस्क कैसे पकड़ना है। आपको मैं उस तरीके से ट्रेन करूंगा कि आप देखेंगे एफएस में बोलेंगे यहाँ रिस्क है, ये मसला है, ये मसला है। तो कहानियां, कंपनी की नॉलेज वो अगली क्लास में शुरू हो जाएगी। मिलते हैं जी। होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। कल भी इसी टाइम होगी, 2:15 बजे। साथ साथ बताऊंगा।